नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों सर्वप्रथम तो आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है ये भारतीय संविधान से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पेपर में देखे जाते हैं। और दोस्तों मैं तो यह कहना चाहूँगा सभी को कि अगर आप इसे एज अ एग्जाम टॉपिक न लेते हुए चलें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है यह टॉपिक है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जिनको मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार से तात्पर्य है फंडामेंटल राइट्स, अर्थात ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। हमारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित कोई नहीं रख सकता दोस्तों। और इनका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इन मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारे संविधान में उस समय दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार थे और इनमें से एक मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात दोस्तों मौलिक अधिकार अलग चीज हैं और कानूनी अधिकार अलग चीज हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। तो दोस्तों हुआ क्या था, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अर्थात हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, तो उस समय यहाँ पे क्या व्यवस्था थी कि हमारे यहाँ जो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक बताया था, इसमें 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। तो यहाँ पर इस 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पे दोस्तों भारतीयों ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग करी थी। अर्थात मौलिक अधिकार जिसका प्रस्ताव दोस्तों तत्कालीन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शीर्ष व्यक्ति थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, इनका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया। जब भारत आजाद हुआ तो इस प्रकार से हमारे देश ने अमेरिका में जो मौलिक अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, उनको भारत में लागू किया। भारत अमेरिका के संविधान से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार अर्थात जिन्हें हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं, इनकी कुल संख्या है 6। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है इसका नाम है समता का अधिकार। समता अर्थात समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार अर्थात इसका उल्लेख मिलता है। और जो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों, इसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के मध्य मिलता है। और इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है इसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के मध्य शोषण के अधिकार से संबंधित जानकारी मिलती है। इसे कहते हैं राइट्स अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है यह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के मध्य इसका उल्लेख मिलता है। इसको कहते हैं राइट टू रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे 5वां मौलिक अधिकार है इसका नाम है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, राइट्स टू एजुकेशन एंड कल्चरल फ्रीडम, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और दोस्तों जो हमारे यहाँ पे 6ठा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। तो दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इन्होंने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा से तात्पर्य होता है दोस्तों महाअधिकार पत्र, अर्थात जिसमें विशेष अधिकार होते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
ब्रिटेन के राजा द्वारा अपनी जनता के लिए इसका प्रयोग किया था। तो मैग्ना कार्टा से तात्पर्य होता है दोस्तों ऐसा कोई प्रस्ताव होगा जिसमें किसी के लिए या जिसमें जनता के लिए यहाँ पे विशेष अधिकार या विशेष उपबंध बनाए गए होंगे, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ये संविधान है इसके अंतर्गत इतने आर्टिकल आते हैं, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ये मौलिक अधिकार मैंने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बना रखे हैं, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अब इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी चर्चाएं करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मौलिक अधिकार नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है समता का अधिकार, इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि से तात्पर्य होता है दोस्तों कानून, विधि से तात्पर्य होता है कानून। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 14 में कहा गया है हमारे देश में कानून के सामने पूरा देश एक समान होगा, अर्थात देश किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के मैटर में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों यहां पे होता क्या है ना, इसमें हमारे देश में राष्ट्रपति को छोड़ा गया है यहां पर, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, अर्थात राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति से कोई कृत्य होता है तो राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने का इंतजार किया जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ पे सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। राष्ट्रपति को यहाँ पे थोड़ा स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसके पद की गरिमा को देखते हुए, अन्यथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के समक्ष सभी व्यक्ति यहाँ पर समान होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुच्छेद 15 है जो समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है दोस्तों धर्म, लिंग, जेंडर, जाति, कास्टिज्म, धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये खुद नाम से ही लग रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत में प्रचलित किसी भी धर्म में पैदा होता है तो हम उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लिंग अर्थात जेंडर, जेंडर से तात्पर्य दोस्तों मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। तो इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जेंडर का है, किसी भी लिंग का है तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गई जाति, अर्थात भारत में जैसा कि हम हिंदू धर्म में काफी जातियां प्रचलित हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा होता है हम उसको उस व्यक्ति से जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वंश, वंश से तात्पर्य होता है दोस्तों किसी भी वंश में, उच्च वंश, उच्च कुल में या निम्न कुल में या किसी भी कुल में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो हम इस आधार पर उस व्यक्ति से। और जन्म स्थान, जन्म स्थान से तात्पर्य होता है दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में पैदा हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति केरला में पैदा हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति गुजरात में पैदा हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अरुणाचल में पैदा हो रहा है, जैसे कोई उत्तराखंड में होता है, अर्थात हम उस व्यक्ति से जन्म के आधार पर, जन्म मतलब किस स्थान पर हुआ है, अर्थात इससे रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन चीजों से संबंधित अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम कोई भेदभाव करते हैं तो वह कानूनन अपराध है। तो यहां पे नेक्स्ट जो अनुच्छेद मिलता है दोस्तों, यहां पे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के अवसरों की समानता। लोक नियोजन के अवसरों की समानता। लोक नियोजन से तात्पर्य होता है दोस्तों जॉब, लोक नियोजन से तात्पर्य होता है सेवाएं, अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति है अगर किसी भी फॉर्म के लिए या किसी भी सेवा के लिए हम फाइट कर रहे हैं तो समस्त व्यक्ति यहां पे एक समान होंगे। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत यहां पे हमारे देश में जो आरक्षण दिया जाता है SC ST OBC को, उसको इसी के अंतर्गत रखा गया है और यह चीज यहां पे अपवाद बताई गई है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद जो मिलता है दोस्तों यहां पे अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अनुच्छेद 17 है यहां पे कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से तात्पर्य होता है दोस्तों अनटचेबिलिटी, इससे तात्पर्य होता है छुआछूत। तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्पृश्यता को किसी भी प्रकार से यहां पे परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थात हम किस चीज को अस्पृश्यता कहेंगे। यहां पे आजादी के बाद मैसूर हाईकोर्ट ने
अस्पृश्यता से तात्पर्य लगाया था कास्टिज्म अर्थात जातिवाद। अर्थात हम भारत में किसी भी व्यक्ति की जाति से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जैसा कि प्रचलित है, हम किन्हीं जातियों को छोटी जाति कहते हैं, किन्हीं को हम बड़ी जाति कहते हैं। तो इस आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और अगर हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं, यह भेदभाव क्या है दोस्तों, कानूनन अपराध है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 इसका तात्पर्य है दोस्तों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें सेना और शिक्षा, आर्मी एंड एजुकेशन। तो दोस्तों उपाधियों के अंत से तात्पर्य है कि भारत में हम किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देंगे, क्योंकि यह अनुच्छेद है समता या समानता का अधिकार। तो दोस्तों जो ये उपाधियां होती हैं, उपाधियां भारत में किसी भी व्यक्ति को दी जाती हैं, तो उपाधियां कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम करती हैं। उपाधियां कहीं ना कहीं भारत में लोगों को बांटने का या किसी भी स्थान पर लोगों को बांटने का कार्य करती हैं। अर्थात हम किसी व्यक्ति को तो कोई उपाधि मिलती है, उसको हम उस उपाधि के नाम से संबोधित करते हैं, और दूसरे व्यक्ति के साथ हम किसी भी उपाधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, एक प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में बताया गया है कि हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देंगे। हम एक सेना, भारतीय सेना, और दूसरी शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में हम उपाधि देंगे। जैसे भारतीय सेना में विभिन्न पद हैं, विभिन्न पदों के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई भी उपाधि दी जाती है, और शिक्षा में अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज की शिक्षा लेता है तो उसको उसकी उपाधियों के आधार पर शिक्षा को यहाँ पे बांटा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यहाँ पे उपाधियां नहीं दी जाती हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब हमारे देश में 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी रणछोड़ देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे देश में जो भी नागरिक सम्मान हुआ करते थे, जैसे भारत रत्न था, पद्मश्री था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये अवार्ड देने बंद कर दिए थे। अर्थात ये अवार्ड देने बंद इसलिए किए थे क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का कहीं ना कहीं हनन कर रहा था। हनन से तात्पर्य था दोस्तों, हम किसी को एक साइड तो भारत रत्न पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है, और हम भारत रत्न पुरस्कार दे रहे हैं तो हम कहते हैं भारत रत्न प्राप्त करता पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हम उनको उनकी उपाधि से सम्मानित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी का यहां पर अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था। फिर 1980 में जब पुनः कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने ये सारे पुरस्कार देने शुरू किए थे। तो दोस्तों इसी के तहत हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को जैसे भारत रत्न दिया जाता है, और जैसे नागरिक कोई भी सम्मान है, वह सम्मान सारे अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसी में यह भी कहा गया है दोस्तों, अगर कोई भारत का व्यक्ति है, उसको कोई दूसरा देश किसी भी प्रकार से कोई उपाधि या कोई सम्मान देता है, ठीक है, जैसे जैसे आपने सुना होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा, इन्हें ब्रिटेन की सरकार द्वारा सर की उपाधि दी थी। इन्हें सर रविंद्र जडेजा कहते हैं। तो ब्रिटेन ने इन्हें सर की उपाधि दी, तो इन्होंने भारत के तत्कालीन जो उस समय राष्ट्रपति होते होंगे, उनसे पूछा होगा कि मैं ये अवार्ड ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, राष्ट्रपति से कंसल्ट किया होगा, तब जाके वो यह पुरस्कार लिया होगा उन्होंने, या कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में नागरिक सम्मान किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। यह पूछा गया है, यदि किसी भारतीय को किसी विदेशी देश, किसी दूसरे देश की सरकार कोई सम्मान से सम्मानित कर रही है, तो वह किस व्यक्ति से कंसल्ट करेगा? भारत के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों यह तो है अनुच्छेद 14 से संबंधित अनुच्छेद। वैसे तो ये चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप याद करना चाह रहे हैं तो इसमें अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, इन दोनों को आप याद जरूर कीजिए। इसमें यह पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत मिलता है, या भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय संविधान में जो दूसरी हमारा मौलिक अधिकार है, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के तहत मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 को कहा जाता है वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता अर्थात हम भारत में रहते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति किसी भी रूप से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे अनुच्छेद जो 19 है दोस्तों, इसको 6 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 19 को कुल 6 भागों में बांटा गया है। प्रारंभ में यहां पे 7 भागों में बांटा गया था। एक जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको यहां से हटा दिया 1978-44 कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट के तहत। इसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 के क्लॉज फर्स्ट के तहत ऐड किया गया। तो इसमें जो दोस्तों अनुच्छेद 19 का ए कहते हैं, यह कहते हैं हम बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, इससे तात्पर्य है दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता का मतलब हो गया अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। अर्थात हम किसी भी रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे देश में किसी भी प्रकार से कोई विरोध जताया जाता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, इसको हम बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं, इसको हम प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें अनुच्छेद 19 के जो क्लॉज 2, अनुच्छेद 19 के क्लॉज बी में कहा गया है कि हम शांतिपूर्वक, भारत का कोई भी निवासी शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार से कोई सभा यहां पर कर सकता है। शांतिपूर्वक भारत में कोई भी व्यक्ति कोई सभा का आयोजन कर सकते हैं बिना हथियारों के। यहां पे व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई सभा को यहां पे आयोजित कर सकता है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 के तहत। तो इस प्रकार से अनुच्छेद जो 19 का तीसरा है सी, इसमें है कोई भी संगठन, कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात दोस्तों हमारे देश में आपने देखा होगा काफी ज्यादा दल है यहाँ पे, हम चाहें तो अपना कोई अलग से एक दल बना सकते हैं। उस दल में हम लोगों को बुला सकते हैं और बुला के वहां पे शांतिपूर्वक हम यहाँ पे किसी भी प्रकार से एकत्रित होकर कुछ भी मीटिंग कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे उसमें हम कोई भी चीजें बोल सकते हैं, अपने विचार यहाँ पर एकत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो अनुच्छेद 19 का डी है, यह है आवागमन की स्वतंत्रता। अर्थात हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, हम एक राज्य से दूसरे राज्य, किसी भी राज्य में हम पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, जिसको कहा गया है हमें आवागमन की स्वतंत्रता। तो 19 के नेक्स्ट में जो यहाँ पे है ABCDE, 19 के अंतर्गत दोस्तों जो यहाँ पे नेक्स्ट स्वतंत्रता दी गई, नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है, ये निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों हमारे वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम जिस किसी भी स्टेट में निवास करते हैं, अगर हम कहीं भी जाते हैं, हम अपना व्यापार वहां पे शुरू करते हैं, हमारी जॉब लगती है, तो हमें वहां पे कंफर्ट फील होता है, हमें वहां पे अच्छा लगता है, तो हम वहां जाकर आराम से निवास कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 19 का जी है और नेक्स्ट जो यहाँ पे है इसमें है व्यापार करने की, व्यापार या आजीविका। व्यापार या आजीविका अर्थात हम भारत में सरकार के मानकों को साथ में रखते हुए किसी भी प्रकार का हम भारत में व्यापार कर सकते हैं। अर्थात हम ऐसा व्यापार कर सकते हैं जिसको किसी से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे अनुच्छेद 19 का ABCDE, जो 19 का F था, 19 का F था, यह था संपत्ति का अधिकार, यह था संपत्ति का अधिकार। इसी को हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क्लॉज फर्स्ट में रखा गया। तो अब वर्तमान में इनकी कुल संख्या है 6। तो इस प्रकार से दोस्तों यह स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे शांतिपूर्वक कोई भी हम सभा आयोजित कर सकते हैं, अपना हम कोई संगठन या संघ बना सकते हैं, हम कहीं भी पूरे देश में आवागमन की स्वतंत्रता है, कहीं भी हम निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और हम पूरे भारत में रहते हुए किसी भी प्रकार का हम यहाँ पर व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यह स्वतंत्रता है तो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20। तो इस प्रकार से अनुच्छेद यहाँ पे 20 के अंतर्गत मिलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोस्तों इस प्रकार से इस अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान है।
किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान है। जो पहली स्वतंत्रता है दोस्तों, वह यह स्वतंत्रता है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक अपराध होता है तो उस एक अपराध के लिए उस व्यक्ति को बार बार यहां पर सजा नहीं दी जा सकती। अगर कोई भी व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करेगा, उसको आज भी सजा मिल रही है, कल भी सजा मिल रही है, परसों भी सजा मिल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात उस व्यक्ति को केवल एक ही बार यहां पर दंडित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत नंबर दूसरा यह प्रावधान है दोस्तों कि अपराध करते समय जिस किसी भी कानून का प्रावधान है तो उसी कानून के प्रावधान के तहत दोस्तों उस व्यक्ति को यहां पर सजा दी जाएगी। अर्थात किसी व्यक्ति से 2015 में कोई गुनाह होता है और 2022 में 7 सालों के बाद उस व्यक्ति को 2015 के गुनाह के लिए सजा दी जाती है, तो यहां पे 2022 में अलग कानून थे और 2017 में यदि अलग से कानून थे तो उस व्यक्ति को 2022 के कानून के तहत नहीं बल्कि 2015 के कानून के तहत सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे जो तीसरी स्वतंत्रता का प्रावधान है, तीसरी स्वतंत्रता यह है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात पुलिस या कोई भी अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर यहां पे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आपने यह गुनाह नहीं किया है तो किसी भी व्यक्ति से आप वह गुनाह कबूल नहीं करवा सकते हैं, अर्थात उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, जो हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, यह है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात जो स्वतंत्रता कानून द्वारा उसको प्रदान की गई है, जिस स्वतंत्रता का वह भागीदारी है, हम उस व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से यहाँ पे बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को हमारे भारतीयों के अतिरिक्त अगर कोई विदेशी मूल का नागरिक भी भारत में रह रहा है, हमारा संविधान चाहे अन्य चीजें उसको प्रदान हो या ना हो, लेकिन ये अनुच्छेद जो हमारे संविधान का 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह प्रायः विदेशी मूल के नागरिकों को भी प्रदान होते हैं। अनुच्छेद 22 यह है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। तो दोस्तों इसमें यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है, उसे लगता है कि मैंने कोई यहाँ पे जुल्म नहीं किया है, फिर भी उसे अरेस्ट किया जाता है, तो इसमें भी दोस्तों 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं उसे प्रदान है। नंबर 1, गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना होगा, अर्थात उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है। जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट करने के लिए आएगी, उसे गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना होगा, अर्थात क्या कारण है, आप इनको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट है यह है कि 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो निकटतम दंडाधिकारी होगा उसके सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें आने और जाने के समय को ऐड नहीं किया जाता है, अर्थात 24 घंटे के अंतर्गत उसको नियरेस्ट दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको अरेस्ट किया और किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। और इसमें नंबर तीसरी स्वतंत्रता उस व्यक्ति को यह है कि वह व्यक्ति अपने पसंद के वकील से यहाँ पे वार्तालाप कर सकता है। तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना होगा, नंबर 2 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को निकटस्थ दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा, और नेक्स्ट अपने पसंद का वकील वह व्यक्ति हायर कर सकता है, अर्थात यह उसका संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार से उस व्यक्ति को कोई भी यहाँ पे वंचित नहीं रख सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट तीसरा मौलिक अधिकार है, तीसरा मूल अधिकार है, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को शामिल किया गया है। इसमें अनुच्छेद 23 में कहा गया है दोस्तों मानव के दुर्व्यापार और ब्लाद श्रम का प्रतिषेध। तो दोस्तों इसके तहत हम किसी भी व्यक्ति के
के साथ किसी भी व्यक्ति का हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की हम खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति के साथ हम ब्लात माने क्या होता है, जबरदस्ती, ब्लात माने होता है जबरदस्ती, अर्थात हम किसी भी व्यक्ति को यहां पे जबरदस्ती किसी काम के लिए, यहां पे व्यक्ति को जबरदस्ती किसी काम के लिए हम नहीं मना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए यहां पर तैयार नहीं है तो हम उस व्यक्ति को जबरदस्ती ब्लात श्रम नहीं ले सकते हैं। यह एक प्रकार से प्रतिषेध है। प्रतिषेध मतलब कानून का मतलब उल्लंघन करना है, प्रतिषेध मतलब इसके लिए सजा के भागीदार रह सकते हैं अगर आप किसी के साथ ऐसा काम करते हैं। तो इसी में यह कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 23 के साथ, अगर जरूरत पड़ने पर सरकार आपको राष्ट्र सेवा के लिए या देश की सेवा के लिए आमंत्रित करती है तो उस व्यक्ति ने किसी भी रूप से यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पेट दर्द है, मेरे सर दर्द है, मैं नहीं आ सकता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे देश में सबसे बड़ा देश होता है दोस्तों। तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 24 मिलता है, बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो चीज आती है वह यह चीज आती है कि अर्थात चाइल्ड लेबरिंग मतलब हो गया कि बच्चे से हम लेबरी नहीं करा सकते हैं, किसी भी बच्चे से हम लेबरी नहीं करा सकते हैं। इसमें हर किसी देश ने अपना अलग अलग कानून बनाया गया है जिसको हम कहते हैं बाल श्रम। बाल श्रम हमारे देश में प्रतिषेध है, नहीं कर सकता है, और हमारे देश में इसके लिए आयु निर्धारित की गई है 14 वर्ष। प्रत्येक देशों में अलग अलग आयु है, हमारे देश में बाल श्रम के लिए आयु निर्धारित की गई है 24, और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 24 में, और यहाँ पे आयु निर्धारित की गई है 14। अगर हम 14 में 10 जोड़ते हैं तो अनुच्छेद 24 के तहत हमें चाइल्ड लेबरिंग मिलती है। इसमें यह कहा गया है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 14 साल से नीचे की उम्र का व्यक्ति है, वह किसी भी जोखिम भरे कार्यों में काम नहीं कर सकता, कोई भी पटाखा फैक्ट्री, कोई भी कल कारखाने, किसी भी जगह पे वह व्यक्ति काम नहीं कर सकता। अभी हमारे देश में जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, इसमें एक एमेंडमेंट संशोधन यहाँ पे कुछ किया गया था। इसमें यह कहा गया था अगर कोई व्यक्ति 14 साल से नीचे का है, अगर उसकी पारिवारिक इनकम उस व्यक्ति के आधार पर चलती है तो वह व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन कोई जोखिम भरे काम नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारे संविधान के 3 मौलिक अधिकार हो गए हैं। पहला मौलिक अधिकार हमने देखा था समता का अधिकार, दूसरा देखा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें चौथा है हमारे यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स और बचते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आता है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे के जो 3 फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।